चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। एक्चुअली हमारा जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कवर किया था वेजिटेशन के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास 3 और बचे हैं। एक हमारे पास बचा है वाटर के लिए और सॉइल के लिए, सॉइल, वाटर एंड रॉक एंड मिनरल्स के लिए। तो ये 3 के लिए स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस का बचा है, तो वो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर हमारे पास ये वाली यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे सेंसर्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सॉइल। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पता ही है अब आपको कि होता क्या है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का मतलब है कि सॉइल या जिस चीज़ किसी भी करेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर सॉइल है, तो वो हमारे पास कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसमिट करती है। तो उस रिफ्लेक्टेंस का जो कर्व बना लेते हैं वेवलेंथ के साथ, वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है। तो उससे हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से। तो जैसे हमने वेजिटेशन का पढ़ा था वैसे सॉइल का देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सॉइल इन जनरल सॉइल सरफेस अपीयर्स ब्राउन टू द ह्यूमन आइज। तो हमारे पास जब देखते हैं हम सॉइल को तो वो हमारे पास ब्राउन दिखती है। ब्राउन क्यों दिखती है? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो हमारे पास एक तो ग्रीन लाइट का और साथ में रेड लाइट का, इन दोनों का मिक्सचर करके दोनों क्या बनाते हैं, ब्राउन कलर बनाते हैं। तो हमारे पास ब्लू लाइट जो होती है सॉइल के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो हमारे पास ग्रीन होती है और रेड होती है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है। तो इन दोनों जब दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, ब्राउन कलर बन जाता है। तो हमारे पास जो सॉइल होती है वो ब्राउन कलर की दिखती है। ब्राउन कलरिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन एंड रेड सच दैट ब्राउन सरफेस एब्जॉर्ब मोर ब्लू वेवलेंथ देन इधर ग्रीन और रेड। तो हमारे पास जो सॉइल होती है वो ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्रीन और रेड को रिफ्लेक्ट करती है। फर्दरमोर वेरी लिटिल एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, द मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट फ्लक्स इज एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसमिट करता है। अगर हम वाटर के स्पेक्ट्रल से नीचे देखेंगे आगे जाके तो वो ट्रांसमिटेंस जो है सबसे ज़्यादा वाटर में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सॉइल के अंदर क्या ट्रांसमिटेंस कम होता है, रिफ्लेक्टेड होगा या फिर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है मोस्टली पार्ट जो होता है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस टाइप्स ऑफ सर्फेस इज सिंगल स्कैटर। In the case of soil surfaces, the level of reflectance gradually increases with the wavelength in the visible and near infrared spectral regions. तो जैसे जैसे जो इसका कर्व देखेंगे तो विजुअल स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। और फिर जब हम नियर इंफ्रारेड रीजन में पहुंचेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सॉइल है, तो अब सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और क्योंकि उसके जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व बनता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उन सब पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सॉइल जो है वो सेम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बनाएगी। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास, उसका कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमने 3 कर्व लिए हैं, सॉइल के ही लिए हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल सॉइल, जो कोई सी भी हमने नॉर्मल सॉइल लिया उसमें ज़्यादा छिड़कानी नहीं की। दूसरे में हमारे पास जो बी कर्व है वो ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ब्राउन कलर की दिखेगी। और हमारे पास आयरन जो है, आयरन डोमिनेटेड है सी कर्व जो है। तो आयरन जो हमारे पास होता है जनरली रेड कलर का दिखता है। तो हम देखेंगे अगर कर्व में, कर्व के हिसाब से समझें तो ये जनरली नॉर्मली है। तो देखो ब्लू हमारे पास 0.4 से शुरू होता है, 0.5 के अप्रॉक्स ये ब्लू रीजन है जिसमें हमारे पास टोटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। जहाँ से रिफ्लेक्टेंस हमें मिल रहा है, जैसे 10% रिफ्लेक्टेंस हमें ग्रीन बैंड में मिल रहा है। ये देखिए ग्रीन बैंड, ये ब्लू बैंड जो है हमारा टोटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ग्रीन बैंड और रेड बैंड जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है। तो ग्रीन और रेड में जब मिल रहा है तो उन दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है ब्राउन कलर का। तो हमारे पास जो सॉइल दिखती है वो ब्राउन कलर की दिखती है। जैसे जैसे नियर इंफ्रारेड में जा रहे हैं रिफ्लेक्टेंस बढ़ता जा रहा है। फिर हमारे पास ये वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से हो जाता है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, और फिर ये वाटर की वजह से। तो ये हमारे पास नॉर्मली सॉइल का कर्व हो गया। लेकिन अगर हम बी सॉइल देखेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट में देखेंगे बी सॉइल में, तो हमारे पास
रिफ्लेक्टेंस तो मिल रहा है हमारे पास ग्रीन और रेड में, लेकिन नॉर्मली सॉइल से कम मिल रहा है हमारे पास रिफ्लेक्टेंस। और आयरन डोमिनेटर जो है, सी कर्व जो है, वो हमारे पास टोटली रेड दिखेगा, क्योंकि आयरन जहाँ पर भी प्रेजेंट होता है वो रेड दिखता है। तो हमारे पास देखिए रेड रीजन में जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो हमारे पास जो आयरन डोमिनेटेड होती है वो रेड कलर की सॉइल दिखती है। तो हमारे पास नॉर्मली सिंपल सा है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस का कर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ रीजन बैंड कह लीजिए या फिर वेवलेंथ रेंज कह लीजिए। एज वाटर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, particularly those longer than the red part of the visual spectrum, मीन्स रेड पार्ट के बाद जो भी लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं जैसे इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो जनरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वाटर कंटेंट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। देयरफॉर एज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज द ओवरऑल रिफ्लेक्टेंस ऑफ द सॉइल टेंड्स टू डिक्रीज। तो मान लीजिए अगर किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो जो इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ्स हैं वो एब्जॉर्ब होने लग जाती हैं और रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है, डिक्रीज होता जाता है। सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड रिफ्लेक्ट प्रोपोर्शनली मोर टू द रेड विजुअल देन द अदर विजुअल वेवलेंथ। जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लू तो एब्जॉर्ब हो जाता है नॉर्मली सॉइल के द्वारा, लेकिन जो ग्रीन वेवलेंथ होता है वो भी हमारे पास कम रिफ्लेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द रेड वेवलेंथ अगर उसमें आयरन प्रेजेंट है तो हमारे पास जो जब भी आयरन प्रेजेंट होता है तो हमारे पास सॉइल का कलर जो दिखता है वो रस्ट कलर दिखता है। इस सैंडी सॉइल ऑन द अदर हैंड टेंड्स टू अपीयर ब्राइट वाइट इन इमेजरी बिकॉज विजुअल वेवलेंथ आर मोर और लेस इक्वली रिफ्लेक्टेड, वाइल स्लाइटली लेस ब्लू वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड इट रिजल्ट्स इन येलो कलर। तो हमारे पास अगर सैंडी सॉइल है तो हमारे पास ब्लू कलर तो जो कम दिखता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारे पास वो येलो कलर में दिखने लग जाता है। तो हमारे पास अगर कोई भी सॉइल है तो उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है वो जनरली जो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व अगर अलग बनेगा उसका, और वो अलग डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड जो रेंज की वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्व करेगा, वहाँ पर रिफ्लेक्टेंस कम मिलेगा। और अगर ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करेगा कि उसका सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेगा, डार्क कलर दिखेगा। आयरन ऑक्साइड जो है उस पर डिपेंड करेगा, रेड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। तो ये 4 फैक्टर हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जैसे कि एक हमने सॉइल लिया, सॉइल का टेक्सचर से बताया कि सैंड 22% है, सिल्ट 66% है और क्ले 12% था। तो ये हमने एक कंपोजिशन बना के इसके ऊपर डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को गिरवाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है एमिट करवाएं इसके ऊपर, इरेडियंस कहते हैं जिसे। और फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिला डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में, उसका डायग्राम बना दिया, तो उससे हम रिफ्लेक्टेंस कर्व कहेंगे। तो ये जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, जो ये इंफ्रारेड वेव्स में जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, उसमें हमारे पास ये जो एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है, मीन्स रिफ्लेक्टेंस कम हो रहा है, वो जनरली वाटर की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। वाटर होता है और एक हाइड्रोक्साइल आयन होता है OH-, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे पास। देख लेते हैं क्या लिखा है कि सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जब प्रेजेंट रहेगा तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस जो होगा वो सॉइल का विजुअल लेंथ पे कम हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर की वजह से जो विजुअल वेवलेंथ होगा उसका रिफ्लेक्टेंस जो है कम हो जाएगा। दिस अकर्स अंटिल द सॉइल इज सैचुरेटेड एट विच पॉइंट फर्दर एडिशंस ऑफ मॉइस्चर हैव नो इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेंस। जब सैचुरेटेड हो जाएगी हमारे पास कोई भी सॉइल तो उसमें वाटर आएगा ही नहीं, वो वाटर बाहर निकल जाता है। तो जब 100% वाटर कंटेंट हो जाता है, मीन्स उसके सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो अगर फुल्ली कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं वाटर से तो सैचुरेटेड सॉइल हो जाती है। तो वहाँ तक ही हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व बनेगा। और जब एक बार सॉइल सैचुरेट हो गई उसके बाद कितना भी पानी डालिए कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिलेगा हमारे पास। रिफ्लेक्टेंस एट नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ इज ऑल्सो नेगेटिवली रिलेटेड टू द सॉइल मॉइस्चर
एज इंक्रीज इन द सॉइल मॉइस्चर विल रिजल्ट इन ए पार्टिकुलरली रैपिड डिक्रीज इन रिफ्लेक्टेंस ड्यू टू वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमारे पास जैसे कि विजुअल में देखने के लिए मिलता है, वैसे हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? एक तो वाटर करता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों की वजह से एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। जनरली जो है 0.9 माइक्रोमीटर और 1.4, 1.9, 2.2 और 2.7 इस डायग्राम में देखेंगे अगर हम इन वेवलेंथ्स को, तो ये वाटर की वजह से और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, तो रिफ्लेक्टेंस हमें कम देखने के लिए मिल रहा है। द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्प्शन इज मोर नोटिसेबल इन क्ले सॉइल। ये जनरली क्ले में हमारे पास पोर्स छोटे होते हैं, तो हमारे पास पानी ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो हमारे पास ज़्यादातर ये जो नोटिसेबल होता है वो क्ले सॉइल में देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू द सैंड में, बिकॉज दे हैव मच बाउंड वाटर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। फिर हमारे पास दूसरा फैक्टर जो था वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट था। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज डार्क इन कलर एंड इट्स प्रेजेंट विल डिक्रीज द रिफ्लेक्टेंस। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और डार्क कलर देखेगा, मीन्स रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए कम मिलेगा। तो reflectance from the soil up to an organic matter content of around 4 to 5%. When the organic matter content of the soil is greater than 5%, the soil appears black and any further increase in the organic matter will have little effect on reflection. तो हमारे पास कोई भी सॉइल है, उसमें अगर ऑर्गेनिक कंटेंट 4 to 5% है, तो मीन्स 0 to अगर 4% जाएंगे, 4 to 5%, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए कम मिलेगा और वो डार्क कलर मिलेगा। तो जब हमारे पास 5% तक हो गया ऑर्गेनिक मैटर, तो जैसे ऑर्गेनिक मैटर अगर हम 5% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है? कम दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल जो है वो ब्लैक कलर की सॉइल ब्लैक शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सारी जो रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो रिफ्लेक्टेंस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही 5% से ज़्यादा होगा, कितना भी बढ़ा लीजिए वो ब्लैक ही कलर देखेगा, तो हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका ऑर्गेनिक मैटर का। फिर हमारे पास तीसरा फैक्टर था टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्सचर होता है, जैसे कि टेक्सचर का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या जो उसका कंपोजिशन है, क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, जैसे कि कितना परसेंट सैंड है, सिल्ट है, क्ले पार्टिकल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। तो ये उसका टेक्सचर हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे कि जैसे जैसे क्ले का सबसे छोटा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है, 2 माइक्रोन से कम का, और फिर हमारे पास 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन जो होता है वो साइज होता है सिल्ट का होता है। फिर उससे ऊपर हमारे पास 4.75 mm तक सैंड का होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो एग्रीगेट्स के अंदर कितने कहाँ पे प्रेजेंट है, कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट कैसे है उनका, प्रोपोर्शन तो जो है कि कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, ये हमारे पास टेक्सचर कहलाता है प्रोपोर्शन। और जो अरेंजमेंट है मीन्स उसमें कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे उसका डायग्राम बना हुआ है, या कौन सी जगह पे कितना क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, वो सब हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व होता है वो टेक्सचर और स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। देयरफॉर दे विल बी डिस्कस टुगेदर। द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब बाय द रेफरेंस। तो हमारे पास एक क्ले सॉइल है, टेंड्स टू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विच लीड्स टू ए रफ सरफेस ऑन प्लफिंग कॉजिंग स्मॉल शेडोज एंड लोअरिंग रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज। तो हमने पता है कि क्ले का जो सॉइल है वो हमारे पास छोटा होता है, उसके साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटा होता है। तो जब हमारे पास उसमें प्लफिंग करते हैं, मीन्स के अगर क्ले सॉइल है और उसमें हमने अगर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज़ से उस सॉइल को अगर हमने पलट दिया और प्लफिंग कर दी, तो हमारे पास जो उसका रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वो कम मिलता है, क्योंकि वो जो भी रेडिएशंस होती हैं उसकी वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है। और अगर मान लो कोई सैंडी सॉइल है, एग्जिबिट वीक स्ट्रक्चर विच लीड्स टू ए फेयरली स्मूथ सरफेस ऑन प्लफिंग विद फ्यू शेडोज, इट शुड बी नोटेड एट द इफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कंप्लीमेंट अदर प्रॉपर्टीज सच ए लो मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सैंडी सॉइल रिफ्लेक्टेंस। तो हमारे पास सैंडी सॉइल के केस में क्या है, हाँ, जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक होता है, और क्ले के केस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से और वो हार्ड होता है। तो हमारे पास उसमें शेडो जो कम बनती है और इसमें शेडो जो है हमारे पास ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहता है इसका,
सैंडी सॉइल का स्मूथ सरफेस रहता है, क्ले का जो होता है रफ स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास इसके केस में, क्ले के केस में लो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, और सैंडी सॉइल के केस में थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो डिफरेंट, जैसे कि वो भी हमारे पर रेंज ऑफ वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमने ये डायग्राम देखा हुआ है, इसमें क्या हमारे पास एक सैंडी सॉइल है और एक हमारे पास क्ले सॉइल है। तो क्ले सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है वो छोटा होता है। तो हमारे पास जैसे कि ये है, ये जो हमारे पास है वो सैंडी लोम सॉइल है, ये फाइन सैंडी लोम है और ये वेरी फाइन सैंडी लोम है। हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो वेरी फाइन सैंडी लोम जो है वो हमारे पास उसका रिफ्लेक्टेंस हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द सैंडी लोम सॉइल। और इनके अलग अलग जो कंपोजिशन होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर और वाटर कंटेंट, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो हमने देखा था लास्ट उसमें फैक्टर में। अब हमारे पास आयरन ऑक्साइड पता है, अगर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो जो रेड वेवलेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, और हमारे पास वो रस्टी कलर या फिर हमारे पास रस्ट कलर की दिखती है सॉइल जो होती है। रस्टी रेड कलरेशन टू मैनी सॉइल बाई कोटिंग और स्टेनिंग इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। आयरन ऑक्साइड सेलेक्टिवली रिफ्लेक्ट रेड लाइट 0.6 to 0.7 माइक्रोमीटर एंड एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट। तो हमारे पास ब्लू लाइट तो ऑलरेडी जो सॉइल के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो ही जाती है, लेकिन हमारे पास अगर आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट है उसमें तो ग्रीन लाइट भी हमारे पास एब्जॉर्ब होने लग जाती है। तो सिर्फ हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास रेड लाइट होती है, तो हमारे पास रस्टी रेड कलर दिखने लग जाता है सॉइल का। तो ये हमारे पास सॉइल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व था। और ये हमारे पास एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है जनरली यही पूछा जाएगा कि किस किस पे डिपेंड करता है। और अगर हमारे पास जो बैंड्स बताए थे मैंने वाटर एब्जॉर्प्शन के 0.9, 1.2, 1.4, 2.2, वो वाले थोड़े याद रखने वाली चीज़ है। और अगर आयरन ऑक्साइड कंटेंट प्रेजेंट है तो ग्रीन लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है और रेड लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में कवर किए जाते हैं। अब हमारे पास ये सबसे इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट भी है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वाटर, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस एक ये डायग्राम समझना है कि होता क्या है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप और क्लियर वाटर, मीन्स हमने कोई क्लियर वाटर लिया और उसका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाया। तो वाटर के केस में क्या है कि विजिबल लाइट में ही वो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि 0.4 से 0.7 ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। अब ये विजुअल रेंज होती है तो सिर्फ इसी के केस में रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो भी जनरली हमारे पास 5%। और बाकी का जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर मेनली तो ट्रांसमिट ही हो जाता है इस विजुअल स्पेक्ट्रम में। तो हमारे पास जो वाटर दिखता है वो जनरली कलरलेस दिखता है, क्योंकि एक तो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है इक्वली लगभग रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, बाकी जो ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो जितनी भी वाटर बॉडी के ऊपर रेडिएशंस गिरती हैं वो सारी की सारी पास हो जाती हैं वाटर से, तो हमारे पास कोई कलर ही नहीं दिखता, वो कलरलेस दिखता है। और ये कलरलेस दिखने लग जाता है क्योंकि ट्रांसमिटर्स जो है जनरली 95% होता है हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम में। और नियर इंफ्रारेड रीजन में हमने देखा है, इसके आगे का जितना भी है वो इंफ्रारेड रीजन है। इंफ्रारेड रीजन में देखोगे तो आप मोस्टली सारा पार्ट क्या है एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि कोई भी वापस सेंसर के पास कोई भी रेडिएशन पहुंच ही नहीं रही है, तो वो हमारे पास कौन सा कलर दिखा देगा, वो हमारे पास ब्लैक कलर दिखा देगा। तो जब अगर हमने सेंसर में जो भी सेंसर है अगर वो इंफ्रारेड रीजन के बैंड में वेवलेंथ बैंड में यूज किया गया है तो वाटर पर जब वो गिरेगा तो कोई ना कोई मतलब कोई सी भी रेडिएशन वापस पहुंचेगी नहीं, और जब वापस नहीं पहुंचेगी तो इंफ्रारेड रीजन में वाटर का कलर ब्लैक कलर का दिखा देता है। तो बस यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है वाटर के केस में, तो पढ़ लेते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वाटर क्या होता है, अनलाइक सोइल द मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएंट फ्लक्स इंसिडेंट अपॉन वाटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड बट इज इधर एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड, या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है। एट विजुअल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एब्जॉर्बटेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, इतना जनरली हमारे पास मान के चलो ये एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके अलावा जितना भी है वो ट्रांसमिट हो जाता है या फिर रिफ्लेक्ट होता है। एट विजुअल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ए स्मॉल अमाउंट यूजुअली 5%
is reflected and the majority is transmitted. Transmitted generally 90 to 95% क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. इफ़ यू हैपन टू बी स्टैंडिंग इन वाटर यू कैन सी योर फीट टोज थ्रू द वाटर. जैसे कि हम पानी में खड़े होते हैं तो हमारे पास साइज अलग दिखता है पैरों का, या फिर मान लीजिए थोड़े जो जिस जगह पर दिखने चाहिए उस जगह पर नहीं दिखते, तो वो किसकी वजह से होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. वो हमने पढ़ा था डेंसिटी चेंज हो जाती है तो रेज जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. लेकिन हमारे पास वाटर के अंदर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियर क्यों दिखता है वाटर के थ्रू, क्योंकि जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरती हैं वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं. तो जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है वाटर के अंदर वो हमें क्लियरली आई से दिखता है. वाटर एब्जॉर्ब स्ट्रांगली एट नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ लीविंग लिटिल रेडिएशन टू बी इधर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. अब जैसे कि इस पर भी करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा. जैसे कि हमारे पास दो हैं, जैसे कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या है उसकी और मटेरियल्स विद इन द वाटर क्या है. तो हमारे पास कोई प्योर क्लियर वाटर आजकल मिलना मुश्किल है, तो हमारे पास कोई ना कोई इम्प्योरिटीज उसके अंदर वाटर के अंदर रहती हैं. तो उन इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करेगा कि उसका रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या बनेगा, मीन्स कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ इफेक्ट होंगी उसके द्वारा. तो हमारे पास इन शैलो वाटर, जैसे कि एक शैलो वाटर हो सकता है एक डीप वाटर हो सकता है. तो शैलो वाटर के केस में क्या है कि सम ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड नॉट द वाटर इटसेल्फ बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. देयरफॉर इन शैलो pools and streams it is often the underlying material that determines the water body reflectance property. तो ये कह रहा है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि वाटर बॉडी ज़रूरी नहीं एक ही साइज़ की हो. तो हमारे पास मान लो कोई शैलो वाटर बॉडी है, शैलो का मतलब जिसकी डेप्थ कम है, हमारे पास डेप्थ कम है, तो जो नीचे जो सरफेस होता है वाटर बॉडी का, जैसे मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, तो ये जो वाटर बॉडी का जो सरफेस है हमारे पास उससे हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है रेडिएशन. मीन्स हमारे पास ये ट्रांसमिट हो गई वाटर बॉडी से, लेकिन जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो हम क्या वाटर का जो करेक्टरिस्टिक जो भी प्रॉपर्टीज आती है, जो इमेज बनती है वो हमारे पास बॉटम सरफेस की वजह से बनती है, ना कि वाटर की वजह से होती है. तो वही चीज़ बताई गई है कि शैलो वाटर होगा तो थोड़ा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है हमारे पास, लेकिन डीप वाटर होगा तो वो देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे पास. फिर हमारे पास क्या है कि लॉन्गर वेवलेंथ जो है, longer wavelength of visible and near infrared regions of electromagnetic radiation absorb more by water than the shorter visible wavelength. Thus water typically looks blue or blue green due to stronger reflectance at these shorter wavelength and darker if viewed at red or near infrared wavelength. तो मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती रहती है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता रहता है हमारे पास और रिफ्लेक्टेंस कम होता रहता है. तो हमारे पास जो कम रेंज ऑफ वेवलेंथ है, जैसे कि ब्लू लाइट है, जो ब्लू और ग्रीन रीजन है वो हमारे पास उसी कलर का दिखने लग जाता है वाटर, तो हम कहते हैं वाटर ब्लू कलर का है. लेकिन एक्चुअली वाटर ब्लू इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारे पास जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं जैसे ब्लू वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. तो हमारे पास ब्लू जो होता है वो ब्लू जो वाटर होता है ब्लू कलर का दिखने लग जाता है. अगर मान लो कि हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसके अंदर सेडिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास इफ़ देयर इज सस्पेंडेड सेडिमेंट प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ द वाटर बॉडी देन दिस विल अलाउ बेटर रिफ्लेक्टिविटी एंड अ ब्राइटर अपीयरेंस ऑफ द वाटर. तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेंस जो होता है वो रेडिएशंस का होता है, और फिर हमारे पास वो ब्राइटर कलर का दिखने लग जाता है. जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होता है उतना ज़्यादा ब्राइटर कलर दिखता है हमें. अब मान लीजिए कि द अपरेंट कलर ऑफ द वाटर विल शो ए स्लाइट शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ. Suspended sediment can be easily confused with shallow but clear water since these two phenomena appear very similar. तो हमारे पास जो अपरेंट कलर होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे ज़्यादा दिखने लग जाता है, और जैसे कि सस्पेंडेड अगर उसमें सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास बड़ी वेवलेंथ पर भी दिखने लग जाता है. क्लोरोफिल इन एल्गी एब्जॉर्ब मोर ऑफ द ब्लू वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन मेकिंग द वाटर ग्रीन अपीयर ग्रीनर इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्गी. तो जब मान लीजिए कलर में वाटर जो बॉडी है, कोई भी पॉन्ड होता है तो उसमें काई जम जाती है. काई किसे कहते हैं, जो हमारे जो ग्रीन ग्रीन कलर का
लग जाता है वाटर बॉडी पे, वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो एल्गी प्रेजेंट होता है वो हमारे पास ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो हमारे पास जो वाटर के ऊपर जो एल्गी प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर के दिखने लग जाते हैं हमारे पास। तो ऑब्वियसली क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वेजिटेशन के अंदर पड़ा था कि वो ग्रीन कलर को हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्लू बैंड होता है और रेड बैंड होता है उनको एब्जॉर्व करता है। द टोपोग्राफी ऑफ द वाटर सरफेस, जैसे टोपोग्राफी पर भी डिपेंड करता है, रफ है, स्मूथ है, फ्लोटिंग मटेरियल है, कैन ऑल्सो लीड टू द कॉम्प्लिकेशन फॉर वाटर रिलेटेड इंटरप्रिटेशन ड्यू टू द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन कलर एंड ब्राइटनेस। तो ज़रूरी नहीं है कि वाटर का जो कलर है और वाटर का जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है वो सेम बने, वो उसके करेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। करेक्टरिस्टिक मीन्स कि उसके कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेडिमेंट है या नहीं है, एल्गी है या नहीं है, या फिर उसका जो सरफेस है वो रफ है, स्मूथ है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन मटेरियल्स हैं सस्पेंडेड इन वाटर आर नॉन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, टैनिन एंड क्लोरोफिल। तो मैंने बताया था कि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है एक नॉन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स का और एक टैनिन का है। तो अगर हमारे पास पहले देखते हैं नॉन ऑर्गेनिक का। क्लोरोफिल का तो पता ही है कि क्लोरोफिल होगा तो ब्लू कलर दिखेगा, क्योंकि वो ग्रीन कलर दिखेगा, क्योंकि वो ब्लू और रेड की जो बैंड वेवलेंथ होती है उनको एब्जॉर्व कर लेता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड क्लेज increase the reflectance at visual wavelength due to interaction with and scattering by soil-like particles. If you are lucky enough to have visited at glacier, then you may recall the milky white coloration of a proglacial stream. This is caused by the high concentration of fine rock floor sediments suspended in the water. तो हमारे पास जैसे कि वाटर है उसके अंदर अगर नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स मीन्स नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स जो इनऑर्गेनिक होता है, सेल्स कह लीजिए या फिर क्ले अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो हमारे पास विजुअल लेंथ में जो है रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास वो ब्राइटर कलर का दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा जहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो वाइट कलर का दिखने लग जाता है। जैसे हमारे पास कोई ग्लेशियल है, ग्लेशियल में हमारे पास क्या होता है, फाइन रॉक्स का मिक्सचर होता है। फाइन रॉक्स का मिक्सचर होता है तो हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और वो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास वाइट कलर का दिखने लग जाता है और ब्राइटर कलर का दिखता है। इन agricultural scenes, the main coloring agent is the tannin produced by the decomposing humus. This is yellowish to brown in color and results in decreased blue and increased red reflectance. तो हमारे पास अगर वाटर में टैनिन प्रेजेंट है, तो वाटर में जब टैनिन प्रेजेंट होगा तो वो कलर कौन सा दिखने लग जाता है, टैनिन प्रेजेंट है तो उसमें ब्राउन कलर का दिखता है। ब्राउन किसका कंपोजिशन है, ग्रीन प्लस रेड का। तो ग्रीन प्लस रेड होता है तो येलोइश टू ब्राउन कलर दिखने लग जाता है हमारे पास, और ब्लू कलर को वो हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है क्लोरोफिल कंटेंट या एल्गी प्रेजेंट है हमारे पास, तो वो हमारे पास ग्रीन कलर दिखेगा, क्योंकि जो ब्लू और रेड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ग्रीन कलर होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो हमारे पास क्लोरोफिल की पिगमेंट की वजह से क्या दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है। Whatever that contains excessive level of chlorophyll have reflectance properties that resemble at least in part those of vegetation with increased green and decreased blue and red reflectance. तो 2-3 बातें याद रखने वाली हैं वाटर के केस में कि विजुअल स्पेक्टर के केस में 5% हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, बाकी का ट्रांसमिट हो जाता है और बहुत कम हमारे पास कुछ परसेंटेज हमारे पास एब्जॉर्ब होता है। और फिर उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि क्लोरोफिल या एल्गी प्रेजेंट है या फिर सेडिमेंट प्रेजेंट है या सरफेस उसका स्मूथ है, रफ है, उस पर डिपेंड करता है हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है। तो हमारे पास ये लास्ट बचा हुआ है, हमारे पास 4th टॉपिक है, ये हमारे पास है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमारे पास फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता ही आपको क्या होता है। तो अब हम देखेंगे मिनरल्स और रॉक्स का, क्योंकि हमारे पास इसके कंपोजिशन मेनली केमिकल कंपोजिशन होते हैं और फिजिकल भी कंपोजिशन होते हैं। फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है इसका उस पर डिपेंड करता है। तो रॉक्स लाइक सॉइल्स आर सिंगल स्कैटरर एंड एग्जिबिट रिलेटिवली सिंपल स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सॉइल की तरह ही होता है। अनलाइक सॉइल, रॉक रिफ्लेक्टेंस इज लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर कंटेंट, क्योंकि रॉक जो सॉलिड टाइप होता है एज कम्पेयर टू द सॉइल, तो वाटर कंटेंट उसमें जा नहीं पाता, तो वाटर कंटेंट कम होता है।
कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। टेक्सचर और स्ट्रक्चर, रॉक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो प्राइमरी डिपेंड ऑन देयर मिनरल कंपोजिशन, मीन्स कि उसके केमिकल कंपोजिशन या उसके जो रॉक का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली, ना तो ऑर्गेनिक मैटर पर, ना वाटर कंटेंट पर, ना टेक्सचर और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू द सॉइल। तो मेन चीज़ याद रखने वाली है कि जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्ट सिग्नेचर है मिनरल्स और रॉक्स का, वो डिपेंड करता है मिनरल कंपोजिशन पे। मिनरल रिफ्लेक्टेंस मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, तो हमारे पास कुछ रिफ्लेक्टेंस बनाए, उसी से हमारे पास थीसिस बनी और ये नोटिस किया गया कि किस पे कौन से केमिकल जो है ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर केमिकल्स। तो इसकी स्टडी की गई, तो वही एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि द ओवरऑल लेवल ऑफ रिफ्लेक्टेंस देखा गया और स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन फीचर देखा गया। दो ही चीज़ें मेनली हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस में देखे जाते हैं कि किसी भी रेडिएशन का कौन सी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ पर ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस हो रहा है और कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इन दो पे ही डिपेंड करता है। तो हमने ये वेवलेंथ रेंज ली और ये रिफ्लेक्टेंस लिया, तो हमारे पास ये कार्बोनेट बैंड्स हैं, मीन्स के एक हमने चार चीज़ें ली ना, इसका डिफरेंट कलर्स है, तो कैल्साइट, जियोथाइट, क्वार्ट्ज और काइलनाइट लिया। तो हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स पे डिपेंड किया गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आयरन है, क्योंकि यहाँ पे जो रेड वेवलेंथ है वो सबसे सॉरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो हमारे पास रेड वेवलेंथ है और रेड रेंज की वेवलेंथ है। और हमारे पास जो जैसे जैसे इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं वैसे वैसे वाटर एब्जॉर्प्शन और हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। और फिर उसके आगे जो देखा जाता है वो हमारे पास मिनरल मीन्स सॉइल टेक्सचर की वजह से या रॉक के टेक्सचर की वजह से, मीन्स के हमारे पास क्ले प्रेजेंट है हमारे पास इस सॉइल में ज़्यादा है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए देखने के लिए मिला और रिफ्लेक्टेंस हमारे पास कम देखने के लिए मिला है। और जैसे जैसे और आगे जाएंगे शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में, तो हमारे पास कार्बोनेट बैंड्स की वजह से एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट की वजह से एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग सॉइल लिया, अलग अलग रॉक्स लिए और उनका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व बनाया गया। तो इसकी थ्योरी में देखते हैं कि लो रिफ्लेक्टिव मिनरल सच एज जियोथाइट, तो हमारे पास सबसे कम जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वो जियोथाइट, क्योंकि वो जो जियोथाइट है उसमें आयरन का ओवर प्रेजेंट होता है। आयरन हो रहा है तो हमारे पास विजिबल रेंज के अंदर रेड वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। हैव स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सॉलिड टेक्सचर, लो टू मॉडरेट रिफ्लेक्टेंस एट विजिबल वेवलेंथ इंक्रीजिंग इनटू द नियर इंफ्रारेड। तो ये वाला जैसे है ये जियोथाइट का है, तो हमारे पास रेड वेवलेंथ में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिला क्योंकि आयरन और प्रेजेंट होता है जियोथाइट में, और फिर जैसे नियर इंफ्रारेड में गए तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिला। फिर हमारे पास आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के अंदर क्या है कि वो हाई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप देख लेंगे तो थोड़ा माइंड में रहेगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा कि इस कर्व में कौन सा लो रिफ्लेक्टिंग कर्व है या हाई रिफ्लेक्टिंग कर्व है, तो हम बता सकते हैं। तो क्वार्ट्ज का जो है उसके अंदर सिलिकेट मिनरल प्रेजेंट होता है और जियोटाइट के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और क्वार्ट्ज जो है वो हाई रिफ्लेक्टिंग मिनरल्स है। कैल्साइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और क्वार्ट्ज के अंदर हमारे पास सिलिकेट मिनरल प्रेजेंट होता है। एग्जिबिट कैल्साइट एग्जिबिट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली हाई रिफ्लेक्टेंस थ्रू आउट द विजिबल नियर इंफ्रारेड एंड short wave infrared spectrum. Differences between high reflectance mineral occur at specific wavelengths and these absorption features are known as diagnostic absorption features. तो हमारे पास इसके केस में कैल्साइट और क्वार्ट्ज के केस में चाहे वो विजिबल लेंथ हो या फिर हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड हो या फिर हमारे पास नियर इंफ्रारेड हो, तो विजिबल हो या फिर शॉर्ट नियर इंफ्रारेड हो या फिर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड हो, सबके सब के अंदर हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए ज़्यादा मिलता है हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में, क्वार्ट्जाइट और कैल्साइट के केस में। जो छोटे छोटे बैंड हैं हमारे पास जो ऑब्जर्व होते हैं उन्हें हम डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर कहते हैं। सी फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट ऑन रिफ्लेक्टेंस ऑफ कैल्साइट एट 2.3 माइक्रोमीटर। सम ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एब्जॉर्प्शन फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द क्ले मिनरल्स एज क्ले सच एज काइलनाइट। काइलनाइट के अंदर क्ले ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मे बी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ प्रीशियस मेटल। इट वाज नॉट सरप्राइजिंग दैट द मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी वाज
Behind the decision to include the short wave infrared wave band on the Landsat TM thematic mapper sensor that measures reflectance at 2.08 to 2.35 माइक्रोमीटर। तो ये जो नाम है Landsat TM और ये सब प्लेटफॉर्म एंड सेंसर जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर मैंने कवर किया हुआ है, वो ये हम वहाँ पर समझ लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि Landsat TM के अंदर एक जो बैंड लिया जाता है वो 2.08 से 2.35 माइक्रोमीटर को सेंस करता है। तो इसके अंदर जो होता है कायोनाइट का जो फीचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास कायोनाइट अगर हमारे पास है तो उसका जो 2.35 के अंदर जो कार्बोनेट बैंड होता है वो कार्बोनेट बैंड की वजह से अब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमारे पास सॉइल पता चल जाता है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास कैल्साइट होती है या क्वार्टजाइट होती है तो हमारे पास इस बैंड पे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द कायोनाइट, क्योंकि कार्बोनेट बैंड की वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है। Unlike other minerals, the strength of bonding between clay particle and water produces some absorption features at 1.4 माइक्रोमीटर एंड 1.9 माइक्रोमीटर। तो ये क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से, वाटर कंटेंट की वजह से है, या फिर हाइड्रोजेल आयन की वजह से हमारे पास। और टू फाइंड आउट मोर तो फिर ये सब आ गया हमारे पास मोनल रॉक्स और मिनरल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कब है, जिसमें हमने एक थीसिस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कितना सॉइल जो मिनरल है कंटेंट करता है क्ले का पार्टिकल या फिर अदर पार्टिकल्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना रिफ्लेक्टेंस कर्व होगा वो हमने बनाया इसके केस में। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास यूनिट 3 ख़त्म होती है और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स यूज करेंगे। प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो कि जल्दी अपलोड होगा। और बाकी अगर आपको अपडेट चाहिए हमारे पास नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं अब रिमोट सेंसिंग भी साथ के साथ लेकर चलूँगा और एक मैथमेटिक्स भी लेकर चलूँगा, तो दोनों हमारे पास साथ में चलेंगी। और आपको इस सब के बारे में अपडेट रहना है तो आप मेरे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अपडेटेड रहिए, जितनी भी वैकेंसी निकलती है ज्योमेट्रिक्स से वो भी मैं उसके साथ साथ उस ग्रुप पर डाल रहा हूँ। हारू ज्योमेट्रिक्स के नाम से है ग्रुप, और जिस नाम से मेरा चैनल है। और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको गेट के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कराइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स। थैंक यू।